नमस्कार। वक्त यूपी की ललकार का है। मैं हूं राजेश कुमार। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, जिसके बाद अयोध्या के मिल्कीपुर में सियासी जंग दिलचस्प हो गई है। सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे के बाद अब मिल्कीपुर में मंत्रियों की फौज तैनात की गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद जीत की ताल ठोक रहे हैं। सवाल यह कि क्या मिल्कीपुर से ही 2027 के विधानसभा चुनाव का समीकरण तय होगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। चुनाव की तारीख आई, तेज हुई सियासी लड़ाई। मिल्कीपुर उपचुनाव का रण, मैदान में सियासी धुरंधर। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की डेट आ गई। पार्टियों में तनाव है, जीत का दबाव है। इसी तनाव और दबाव के बीच सबके अपने अपने दावे और अपनी अपनी तैयारियां हैं। भले ही एक सीट पे उपचुनाव होना है, लेकिन सीट कई मायनों में अहम है, क्योंकि मिल्कीपुर सीट के परिणाम का संदेश पूरे देश में जाएगा। मैथमेटिक का एक सिद्धांत है, नपातुला सिद्धांत है, 0 + 0 + 0 + 0 = 0। चाहे एक बार जाए, चाहे 8 बार जाए, चाहे 10 बार जाए, चाहे 12 बार जाए, चाहे रोज जाए, उसका असर मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं पर, मिल्कीपुर के सम्मानित बुजुर्गों पर, सम्मानित नौजवानों पर, सम्मानित माताओं पर, बहनों पर और सम्मानित सभी वहां के सम्मानित नागरिकों पर कोई असर नहीं होना है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा हो गई है। मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। अभी जो उपचुनाव के परिणाम आए थे, बहुत सार्थक, सुंदर और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया था। जनता जानती है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विकास की डोर उस सरकार के हाथ में है। तो मुझे लगता है कि और देश और प्रदेश के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ हैं, तो मिल्कीपुर की जनता भी तैयार है भारतीय जनता पार्टी के साथ, विकास के साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत मिल्कीपुर में झोंक दी है। बीते 46 दिन में सीएम योगी ने अयोध्या के 15 दौरे कर मिल्कीपुर जीत की सियासी बिसात बिछा चुके हैं और अब 6 मंत्रियों को भी तैनात किया गया है। मैदान में मंत्रियों की फौज। सीएम योगी ने जातिवार मंत्रियों की टीम तैनात की। मिल्कीपुर का जातीय समीकरण साधने की कोशिश की। मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री हैं, इसलिए सूर्य प्रताप शाही को मिल्कीपुर में भी काम दिया। स्वतंत्र देव सिंह को कुर्मी वोट बैंक को साधने की जिम्मेदारी दी। सीएम योगी के करीबी हैं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और मंत्री जेपीएस राठौर को ठाकुर वोट बैंक के लिए लगाया गया। यादव वोट बैंक के लिए खेल मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश यादव को लगाया गया, जबकि ब्राह्मण वोट बैंक के लिए राज्य मंत्री सतीश शर्मा को तैनात किया गया। चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह पहले से ही लगाए गए हैं। बीजेपी ने भले ही मंत्रियों की फौज मैदान में उतार दी, लेकिन मिल्कीपुर का रण जीतना इतना आसान नहीं है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव की तारीख का ऐलान तो अब हुआ, लेकिन तैयारियां कई महीनों से चल रही हैं। मिल्कीपुर सीट पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव पर एक नजर डालते हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव, अवधेश प्रसाद वर्सेस बाबा गोरखनाथ का मुकाबला हुआ। सपा से अवधेश प्रसाद और बीजेपी से बाबा गोरखनाथ थे। अवधेश प्रसाद को 1.03 लाख वोट मिले, जबकि बाबा गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। बाबा गोरखनाथ 13,000 वोटों से हार गए। 2017 के चुनाव में बाबा गोरखनाथ मिल्कीपुर से विधायक बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को अयोध्या से उतारा। अवधेश चुनाव जीतकर सांसद बने, इससे मिल्कीपुर की सीट खाली हो गई। 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाना तय है। बीजेपी की तरफ से भी पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ प्रबल दावेदार हैं। हालांकि दावेदारी में कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। अब सवाल ये कि बीजेपी आखिर किस चेहरे पे दाव लगाएगी। सवाल ये भी कि क्या मिल्कीपुर की जीत से ही 2027 की रणनीति बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल, जिसमें रत्नेश मिश्रा नेता भारतीय जनता पार्टी के, अभिषेक वाजपेयी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, मोहम्मद आमीन है पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और तनुज दीक्षित हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आप चारों का बहुत स्वागत है। शुरुआत में
पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले अपने पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात करते हैं। आमीन साहब, अयोध्या का चूंकि लोकसभा का चुनाव सबने देखा, अब निगाहें सबकी मिल्कीपुर के विधानसभा चुनाव पे है। तारीख का ऐलान हो गया, समीकरण क्या कहता है? देखिए, अयोध्या के अंदर बहुत आशाएं हैं बीजेपी पार्टी को, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया जो वर्षों से नहीं हुआ था, सदियों से नहीं हुआ था। वहां पर एक मंदिर का निर्माण हुआ। उस मंदिर के निर्माण की वजह से वहां पर ये अपेक्षा की जाती थी पहले कि पार्लियामेंट की सीट जो है उनकी अविजित रहेगी, इसको कोई जीत नहीं पाएगा, वो बीजेपी के खाते में जाएगी। मुझे नहीं पता किन कारणों से वहां पर ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट की संसदीय सीट उनके हाथ से चली गई। बीजेपी पार्टी सत्ताधारी पार्टी थी, उसके हाथ से चली गई। लेकिन अब इसी बात को लेकर देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर कितनी बार ऊहापोह हुई है कि आप अयोध्या सीट नहीं जीत पाए। पार्टी के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात थी इस बात को लेके। जिस तरह से बाबा गोरखनाथ, ये गोरखपुर से भी जब योगी जी अपना इस्तीफा दिया था पार्लियामेंट का, तो वहां भी सीट जो है इनकी हार गई थी बाई इलेक्शन में। तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा पत्रकारों ने, सभी ने एक बात की थी और चर्चा थी कि भाई ये सीट क्यों हारी। आप इसी बात को आप देख लीजिए कि अगर यही बात को ध्यान में रखते हुए योगी जी ने जो है पूरी अपनी टीम लगा दी है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि किन कारणों से ये पहले सीट हारी थी या अब जीतेगी। अब ये देखना होगा कि वहां के लोगों का, वोटरों का क्या ध्यान है, किस तरह से क्या किया गया है उनके साथ, ये समझ में आने की बात है उन वोटरों के, तभी ठीक है। तनुज जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है मिल्कीपुर की इस सीट को लेकर? जिस तरीके से अभी हमने उपचुनाव हुए उसमें हमने 9 सीटों के अंदर एक जादुई रूप से एक जादुई आंकड़ा देखने को मिला। कहीं ना कहीं अगर हम बात कर रहे हैं तो जो सीटें सालों से सपा का गढ़ थी, मुस्लिम बहुल सीटें थी, ऐसी सीटों पर भी कहीं ना कहीं हिंदू कंटेस्टेंट ने वोट हासिल करे। देखिए, ये बहुत बड़ा एक चेंज हमने देखा, जहां अभी जो हाल ही में पिछले वर्ष जब लोकसभा के चुनाव हुए थे जी, वहां पर हमने जो प्रदर्शन देखा था बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, वो कमजोर दिखाई दिया था। लेकिन वही प्रदर्शन जब 9 सीटों पर उपचुनाव होता है तो यकायक एक हमने बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। और निश्चित रूप से अब देखिए, क्योंकि 9 में से 7 सीटों के परिणाम हमारे सामने हैं, ऐसे में अब जो एक सीट जो कि कोर्ट ऑर्डर की वजह से अवधेश प्रसाद जी पहले यहां से विधायक रहे, अब सांसद हो गए हैं अयोध्या के, निश्चित रूप से उनका एक अच्छा वर्चस्व क्षेत्र में है, पकड़ रखते हैं। और उनके बेटे, जैसे कि एक कवायद लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं उनके बेटे को ही टिकट मिलने वाला है। तो ऐसे में देखिए, कंपटीशन बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, मुश्किलें हैं, लेकिन ईंट और कांटों की टक्कर देखने को मिलेगी इस चुनाव में। ठीक है रत्नेश, चूंकि लोकसभा चुनाव का जो नतीजा रहा, क्या उसी का असर है कि अब पार्टी हल्के में इस विधानसभा चुनाव को नहीं लेना चाहती और पूरी मंत्रियों की फौज उतारती है एक विधानसभा सीट पे? देखिए राजेश जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए राजेश भाई, सबसे पहले हमें मिल्कीपुर की स्थिति को समझना होगा, क्योंकि मेरा तो जनपद है, मैं उसी जिले का निवासी हूं और मिल्कीपुर क्षेत्र में 4 से 5 मेरी रिश्तेदारियां हैं, तो उस क्षेत्र को मैं बड़ी कायदे से समझता हूं। सबसे बड़ा मुद्दा था कि 2022 में अवधेश प्रसाद जीते, वहां की जनता ने उनको चुना, वो जीत कर गए। लेकिन आज भी ना तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या नेता, ना ही अवधेश प्रसाद ये बता पाते हैं कि 2012 से 17 तक वहां से विधायक रहे, मंत्री रहे, 1992 से 2012 तक, तब वो सोहावल विधानसभा क्षेत्र में आता था वो क्षेत्र, वहां से सांसद रहने के बाद, मंत्री रहने के बाद अवधेश प्रसाद ने ऐसे कौन से काम किए हैं जिसके आधार पर वो वोट मांग पाते हों। हाँ, भैया लोकसभा चुनाव में अभी अब 92 की नहीं, अभी 24 की बात करिए रत्नेश भाई। सर हो गया राजेश जी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद और उनकी पार्टी ने संविधान का एक झूठा नैरेटिव चलाया। उस नैरेटिव को हमने काउंटर नहीं किया, उसका परिणाम रहा कि हमें चुनाव में हार मिली। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये अवधेश प्रसाद यादव वही है जो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक में
लगभग 70,000 के आसपास वोटर है ब्राह्मण। वहां से इनके बेटे अजीत प्रसाद रवि तिवारी नाम के ब्राह्मण युवक को किडनैप करते हैं, उसको बंद करके मारते हैं और उसको जान से मारने की धमकी देते हैं। अवधेश प्रसाद, तो क्या अवधेश प्रसाद ये बताएंगे कि ब्राह्मण बेटे को? दूसरी बात और राजेश जी, उसी क्षेत्र के बगल में जब एक निषाद बच्ची के साथ गैंगरेप किया जाता है तो यही अवधेश प्रसाद उस गैंगरेप के आरोपियों को बचाते हैं, मोहित खान को, राजू खान को बचाते हैं। तो इनके चुनाव जीतकर जाने के बाद जो स्थितियां वहां पर दिखी है उसको, और तीसरा एक बिंदु और राजेश जी, जब ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे अवधेश प्रसाद जी, तो ये रामपथ के बारे में इन्होंने तमाम सारी बातें कही कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ, और उन्होंने दावा किया मैं जीत कर जाऊंगा तो मैं इसके मामले में मैं सदन में बोलूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जिन लोगों को भ्रष्टाचार करते हुए अवधेश प्रसाद ने देखा, उनके साथ डील कर ली, या तो केवल पॉलिटिकल स्टंट था वो। ओहो, आपने पूरा चक्र घुमा दिया, ये नहीं बताया कि भाई अब आगे क्या रणनीति रहेगी और ये मंत्रियों की फौज क्यों उतारनी पड़ी। मैंने सीधा सवाल पूछा था, चलिए मैं आऊंगा, लेकिन अभिषेक कैसे सामना करेंगे? योगी आदित्यनाथ भी हैं और उन्होंने पूरे मंत्रियों की फौज उतार दी, और बीजेपी ये कह रही है कि 24 में तो आप इसलिए जीत गए क्योंकि संविधान खत्म करने का एक नैरेटिव झूठा गढ़ा गया था, उसे अब हम नहीं चलने देंगे। धन्यवाद राजेश भाई, क्योंकि जब मैं सुन रहा था हमारे साथी को, कभी कभार मुझे लगता है कि ज्यादा उतावलापन बड़ा हानिकारक होता है। खैर, अभी जब मैं क्योंकि अमीन साहब को सुन रहा था और हमारे दीक्षित साहब को भी सुन रहा, दीक्षित साहब ने कहा कि यकायक जादुई आंकड़े देखने को मिले। तो देखिए, यकायक जादुई आंकड़े तो एक ही सूरत में देखने को मिलता है, जब कहीं पे भी धांधली की गई हो या फिर जनता जनार्दन को वोट न डालने दिया गया हो, तो यकायक जादुई आंकड़े देखने को मिलते। दूसरी बात, अभी हमारे भाई जब कह रहे थे कि आज तक और पता नहीं कब कब की बातें कर रहे थे, सबसे बड़ी परेशानी राजेश भाई ये ना कि ये लोग, आपको याद होगा सभी चैनलों ने चलाया भी था इस चीज को, कि जब भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट जब हारी थी तो कैसे वहां की जनता को अपमानित कर रही थी उनकी सोशल मीडिया की टीम, और बाकी सभी लोगों ने कैसे अयोध्या में जनता को अपमानित कर रहे थे कि ये लोग ऐसे ही हैं और इनको इस चीज के लिए कभी भगवान राम माफ नहीं करेंगे, इन लोगों को सजा होनी चाहिए, इन लोगों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। तब कैसे कैसे लोगों ने बात कही थी। जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी जब अयोध्या के मेयर के ऊपर, सोचिए कितनी सारी जमीन हथियाने के आरोप लगे थे। ये मैं मिश्रा जी की बातों का जवाब दे रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी जो आपका मुद्दा है वो सबसे बड़ी चीज कि हम कौन से रूप में देख रहे हैं, किस तरीके से जीतने की रणनीति। देखिए, रणनीति जनता जनार्दन, हम तो देखिए प्रयास करते हैं और हम जनता जनार्दन के ऊपर ही चलते हैं जी। और जहां तक आप मिल्कीपुर की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि सीट से लेकर के नीचे तक में भारतीय जनता पार्टी को कोई नेता या कोई मंत्री नहीं है जो आज की डेट में वहां पे डेरा डाल, भले ही एक दिन का डेरा डाल करके आए, लेकिन आ जरूर रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई है, इसी वजह से उनको ठीक है। आपको लगता है कि जो 24 में हुआ वैसे ही जनता आपका इस चुनाव में भी आपका साथ देगी। लेकिन मोहम्मद आमीन, क्या लोकसभा और विधानसभा में बहुत अंतर होता है चुनाव में, लेकिन क्या जो नतीजे आए क्या वो प्रभावित करेंगे इस चुनाव को भी, जो 24 में नतीजे आए? देखिए, 27 की तो बात मैं नहीं कहता हूं, लेकिन इस उपचुनाव की अगर बात करें तो इसी मिल्कीपुर सीट की। देखिए, चुनाव जो है लोकल स्तर का है। जो अभी आप बात कर रहे थे बाई इलेक्शन में कि बीजेपी को काफी सीटें मिली, उसका कारण यह है कि जनता जानती है कि यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रदेश सरकार का है। प्रदेश सरकार के जो है मंत्री अगर आ रहे हैं उनको और उनको आश्वासन दे रहे हैं काम उनके होंगे और उनके साथ उनका संपर्क बन जाता है, तो बाई इलेक्शन में काफी उसका प्रॉफिट होता है। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी टीम उतार दी है। और मैं समझता हूँ कि ये जो लोकल मुद्दा जो हल होता है वो प्रदेश के मंत्रियों से होता है, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से होता है और रोजमर्रा काम आने वालों में से होता है। तो ये जो वहाँ पर विधायक बनेगा वो विधायक जो है लोकल लोगों के काम करेगा, लोकल लोगों की बात सुनेगा। तो इसलिए अगर उसका संपर्क सरकार के साथ रहेगा तो वो मैं समझता हूँ उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब मैं नहीं समझ सकता हूँ कि क्या कारण थे
जिसके कारण पार्लियामेंट की सीट चली गई और ये विधानसभा की सीट के लिए इतना गृह युद्ध मचा हुआ है। मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव रहेगा। हाँ। और ये जो स्टेक है, ठीक है, मैं समझता हूँ बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है तनुज भाई, क्योंकि 24 का एक अयोध्या से जो मैसेज गया उसको पूरे विपक्ष ने भुनाने की कोशिश की, है ना। अब क्या मिल्कीपुर उस नैरेटिव को चेंज कर सकता है? बीजेपी की कोशिश हो कि अगर ठीक है वहां पे ये रहा, लेकिन अब मिल्कीपुर कम से कम जीता जाए। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मिल्कीपुर एक नाक का सवाल समाजवादी पार्टी के लिए भी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी वहां पर माहौल है, एक तो कैंडिडेट एक तरफ तो तय है, तय जैसे है एक तरफ, और दूसरी तरफ कैंडिडेट की गुहार है कि किसको आखिर पार्टी टिकट देगी। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए एक तरफ ताकतें भी झोंकी जा रही हैं, लेकिन एक नेता कौन होगा ये बहुत बड़ा सवाल जनता के लिए भी होता है। ऐसे में निश्चित रूप से टिकट, क्योंकि देखिए अब तो चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं और कैंडिडेट का अभी तक कहीं अता पता नहीं दिख रहा है। 10 जनवरी को शायद नामांकन होगा और 17 को वापसी है, 5 तारीख को वोटिंग है, 8 को चुनावी नतीजे हैं जी। ऐसे में महज 2 दिन रह गए हैं, जो भी कैंडिडेट होगा उसके लिए। ठीक है, लेकिन कुल मिला के बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला भी रहने वाला, भले विधानसभा। रत्नेश कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से रत्नेश, 15 सेकंड। हाँ अभिषेक में आ रहा हूं। देखिए राजेश भाई, मैंने जल्दी से फिर कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को ये भी बताना चाहिए, क्योंकि अभी दीक्षित जी ने भी कहा कि वहां से कैंडिडेट तय है, तो मिल्कीपुर का जो आम जनमानस है वो भी पूछता है कि भैया सांसद भी आप ही रहेंगे, विधायक भी आप ही रहेंगे, जिला पंचायत सदस्य भी आप ही रहेंगे। जिस परिवारवाद की पार्टी को समाजवादी पार्टी मजबूत कर रही है, उस परिवारवाद। अभिषेक 10 सेकंड, जल्दी से काउंटर, 10 सेकंड। देखिए राजेश भाई, देखिए जब अमीर साहब भी कह रहे थे, दीक्षित जी भी कह रहे थे इस बात को, तो जनता लोकल मुद्दों को जरूर देखेगी, क्योंकि जब इस सरकार में मंत्री स्वयं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे तो वो किसके पास जाएंगे? ठीक है, याद होगा बिल्कुल। जीवन मिशन में 31,300 मिल्कीपुर में कितना काम। चलिए वक्त इतना ही है, वो अब जनता ही तय करेगी, जनता की अदालत में, कि किसने कितना काम किया और जनता किसके साथ जाएगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल यही है, चूंकि अब तारीख का ऐलान हो चुका है और जनता तय करेगी जनता किसके साथ जाएगी, किसके खिलाफ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। न्यूज वन इंडिया ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद और दिल्ली चुनाव के सह प्रभारी अतुल गर्ग से बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद और दिल्ली में चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं अतुल गर्ग जी हमारे साथ हैं। अब तो चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया, अटकलें लग रही थी कि कब चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के साथ इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में जा रही है? बहुत स्पष्ट मुद्दा है कि दिल्ली को आपदा से मुक्त करना है और दिल्ली को उसका हक दिलाना है। दिल्ली को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस वाला हमारा जो पूरे भारत में लागू है वो सुविधा दिलानी है। दिल्ली की जनता को साफ पानी दिलाना है, जो उनका पहला अधिकार है। दिल्ली की जनता को अच्छी सड़कें दिलवानी है। दिल्ली की जनता को जो स्कूल है उनमें अच्छी पढ़ाई करानी है। तो ये सब हमारा उद्देश्य है कि जो एक देश की राजधानी को जो उसका हक मिलना चाहिए, उसका जो सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान दिलाना है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि चुनाव आए हैं, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज जो चेहरे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। चुनाव से पहले जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों के बीच में नहीं जाते थे, आम आदमी पार्टी के नेता जाते थे, ऐसे आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है। जब वो लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी वो यही कहते हैं। उनके पास में कुछ और कहने के है नहीं, वो ये भूल जाते हैं कि 4 दिन पहले क्या कहा था, 4 दिन पहले क्या नहीं कहा था। तो उनकी बात पर क्यों हमें ज़्यादा जाना है। अब तो हमें ये तैयारी करनी है कि 8 फरवरी के बाद जितना नुकसान पिछले 10 साल में हुआ है उस नुकसान को जल्दी से जल्दी कैसे पूरा करना है। भारतीय जनता पार्टी की तो इस समय ये योजना बन रही है कि 8 फरवरी के बाद दिल्ली को कैसे तेज गति से ले जाना है। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी सांसद और दिल्ली चुनाव के प्रभारी अतुल गर्ग जी। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मैं पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।